हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक नेवल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की ज्योग्राफी विषय की, जिसका पेपर 22 तारीख को होना है। तो पार्ट नंबर 19 देख रहे थे हम, उसमें चीनी उद्योग बचा हुआ है और इंजीनियरिंग उद्योग बचा हुआ है। तो आज हम पहले बात करते हैं चीनी उद्योग की। देखिए, आपको जो फैक्ट याद रखने हैं, जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपसे समझ विकसित हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इस उद्योग वाले चैप्टर से पूछे जाएंगे जिसमें समझ विकसित हो। तो चीनी उद्योग की बात करें तो भारत में 1903 में बिहार के मंडौर, ठीक है, बिहार के मंडौर में प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई। मतलब भारत में सबसे पहले चीनी मिल स्थापित, जो सफल चीनी मिल थी अंग्रेजों द्वारा, मंडौर, ये सारण जिले में पड़ती है। बिहार के सारण जिले में मंडौर नामक स्थान है, वहां पर 1903 में पहली चीनी मिल स्थापित की गई जो सफल रही। अब देखिए, चीनी उद्योग का स्थानीयकरण। स्थानीयकरण का मतलब है चीनी उद्योग कहां लगाया जाएगा, जहां कच्चा माल चीनी उद्योग क्या है, गन्ना। ठीक है, तो देखिए ये एक वजन हास्य उद्योग है, मतलब गन्ना भारी होता है। अब उसका रस निकालने के बाद बहुत कम मात्रा बचती है, उसके बाद जो चीनी बचती है। तो ये क्या कह रहा है कि 100 केजी गन्ने से 9 से 12, 100 केजी जो गन्ना होता है उससे केवल 9 से 12 किलो चीनी ही प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं कितना वजन हास्य हो गया। तो उत्पादन लागत में 60% व्यय किस पर होता है, गन्ने पर। मतलब आपके यदि 100 रुपए लगते हैं तो उसमें से 60 रुपए आपके खर्च होते हैं गन्ने पर, जिसकी परिवहन लागत अधिक है। उसकी परिवहन लागत क्या है, अधिक हो गई। गन्ने की कटाई के, अब देखिए गन्ने की एक और बात है कि गन्ना जब आपने काट लिया है तो 24 घंटे के अंदर उसका रस निकलना चाहिए, पिराई के लिए पहुंचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सूर्य की रोशनी के कारण, ठीक है, सूर्य का जो तेज है, ताप है, उसके कारण सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। सुक्रोज जो मिठास होता है उसकी मात्रा घट जाती है, तो फिर नुकसान होगा किसको, किसानों को। तो गन्ने की कटाई के 24 घंटे के अंदर वो मिल तक पहुंचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिल है वो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के आसपास ही स्थापित करनी चाहिए। आसपास स्थापित करने से यह फायदा होगा कि गन्ना समय पर पहुंच जाएगा और सुक्रोज की मात्रा नहीं घटेगी। दूसरी बात, गन्ना वजन हास्य उद्योग है तो परिवहन लागत कम आएगी। तो इसलिए चीनी उद्योग का स्थानीयकरण किया जाता है। इसलिए ज्यादातर जो चीनी मिलें हैं वो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के आसपास ही। अब हम देखते हैं भारत में गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना कहां होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। यहां पर सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद तक हजारों चीनी मिलें हैं। प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आपको चीनी मिल मिलेगी। तो ये बहुत ही प्रमुख स्थान है सहारनपुर और गाजियाबाद के बीच का। यहां पर गन्ना अधिक होता है और चीनी मिलें भी अधिक उत्पादन है। लेकिन यूपी का 2015 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो यूपी का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। क्यों दूसरा स्थान है, क्योंकि महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। और महाराष्ट्र का अहमदनगर है वो प्रथम स्थान पर है। चीनी मिलों की बात करें तो महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में कौन से स्थान पर हो गया, प्रथम स्थान पर हो गया, क्योंकि यहां पर नई तकनीकी मशीनें भी हैं। यूपी के जो जिले हैं वहां पर पुरानी तकनीकी मशीनें हैं। आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो आंध्र प्रदेश में भी वर्तमान में उत्पादन बढ़ा है, गन्ने की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक, पंजाब, ये प्रमुख राज्य हैं। राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान भी ज्यादा उत्पादन नहीं करता, लेकिन राजस्थान में 2 स्थान आप याद रखें, एक तो गंगानगर और एक बूंदी, ये 2 जगह गन्ना उत्पादन होता है। अब बात करते हैं चीनी उद्योग की उन्नति हेतु सुझाव दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत का जो चीनी उद्योग है, क्योंकि देखिए भारत खुद एक बहुत बड़ा बाजार है और चीनी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 130 करोड़ जनसंख्या है। तो इसलिए भारत में चीनी उद्योग ऐसा हो कि निर्यात की भी व्यवस्था हो सके। तो चीनी उद्योग में उन्नति हेतु सुझाव क्या है, पहला है उचित निरीक्षण व्यवस्था हो। उचित निरीक्षण व्यवस्था हो मतलब जो मिलें स्थापित कर रखी हैं, सरकार उनकी निगरानी करे। पुरानी के स्थान पर नई मशीनों का व्यवस्था किया जाए। जो पुरानी तकनीकी पर मिलें स्थापित है, मशीनें हैं उन मिलों में पुरानी है, इसलिए कार्य क्षमता के अनुसार नहीं हो पाता। तो इसलिए नई व्यवस्था की जाए मशीनों की, जिससे कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकते और उत्पादन भी बढ़ाया जा सकते। चीनी का मिल है वो गन्ना उत्पादन क्षेत्रों के आसपास ही स्थापित की जाए, क्योंकि ये वजन हास्य उद्योग है। इसलिए जहां पर गन्ना होता है वहीं आसपास के क्षेत्रों में मिलों की स्थापना की जाए, जिससे परिवहन लागत कम आए और सुक्रोज की मात्रा भी नहीं घटे। गन्ने की फसल पर अनुसंधान कार्य हो। गन्ने की फसल पर अनुसंधान हो, नई किस्मों का विकास हो, जिससे क्या होगा कि गन्ने में अलग अलग वैरायटी की जो संकर बीज है
उनकी उत्पादन से गन्ने में क्या हो सकता है कि कम समय में पकने वाला गन्ना और सुक्रोज की मात्रा बढ़ सकती है। कर व्यवस्था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार चीनी मिलों पर बहुत अधिक मात्रा में कर लगाती है, जिससे चीनी मिलें नुकसान में चली जाती हैं, बहुत ज़्यादा घाटा होता है। अब जब चीनी मिलें घाटे में चली जाएंगी तो किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पाएगा। तो गन्ने का भुगतान समय पर हो किसको? किसानों को। किसानों को गन्ना सप्लाई कर दे मिलों को तभी भुगतान हो। ऐसा होता है कि एक एक साल बाद भुगतान होता है। श्रमिकों के रोजगार की वर्ष भर की व्यवस्था हो। देखो चीनी मिलें 3 से 4 महीने ही काम करती हैं। अब जो चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूर हैं वो 6 से 7 महीने क्या करेंगे फिर? इसलिए जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनके वर्ष भर की व्यवस्था की जाए, ऐसी योजना बनानी पड़ेगी। इन क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम भारत में वर्तमान में जो चीनी उत्पादन है, चीनी उत्पादन वो उत्तर भारत की बजाय दक्षिण भारत में जा रहा है। क्यों भाई? ऐसे क्या कारण है कि उत्तर भारत की बजाय चीनी उद्योग है वो दक्षिण भारत की तरफ विस्थापित हो रहा है? ये गन्ने में भी पूछ सकता है आपसे। देखिए, एक तो जो दक्षिण भारत है उसकी जो तट रेखा है आप देख रहे हो, समुद्र के किनारे किनारे है, तो समुद्र की नम जलवायु है। समुद्र की नम जलवायु है, जिससे क्या होगा? जिससे सुक्रोज की मात्रा बढ़ती है गन्ने में। सुक्रोज की मात्रा गन्ने में बढ़ती है, गन्ने में बढ़ती है। एक बात ये। दूसरा कि यहां पर जो मशीनें लगाई गई हैं जैसे तमिलनाडु वगैरह में, तो नई तकनीकी मशीनें हैं, नई तकनीकी पर आधारित मशीनें नई तकनीकी पर आधारित। तीसरी बात क्या है कि जो उत्तर भारत में है गन्ना उत्पादन, तो गन्ने पर अनुसंधान कार्य बहुत कम होता है उत्तर भारत में। तो गन्ने पर अनुसंधान कार्य दक्षिण भारत में अधिक है। दक्षिण भारत में अधिक होता है किसकी बजाय? उत्तर भारत की बजाय। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं जिससे चीनी उद्योग है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ विस्थापित हो रहा है। एक तो समुद्र की नम जलवायु होने के कारण गन्ने में सुक्रोज की मात्रा बढ़ रही है, नई तकनीकी पर आधारित मशीनें कार्य कर रही हैं। अभी भी उत्तर भारत में जो चीनी मिलें हैं वहां पर पुरानी तकनीकी मशीनों पर कार्य हो रहा है। गन्ना है उस पर अनुसंधान कार्य होना जरूरी है समय समय पर। तो अनुसंधान कार्य के लिए जो संस्थान है वो कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। तो गन्ने पर अनुसंधान कार्य अच्छा हुआ है किसमें? दक्षिण भारत में। जबकि उत्तर भारत में वही पुरानी किस्म का गन्ना उत्पादन होता है। इससे भी क्या हुआ? गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। कहां पर? दक्षिण भारत में। और तो इसलिए कारण, तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिससे वर्तमान में गन्ना उत्पादन है वो दक्षिण भारत में अधिक हो रहा है, जिससे चीनी मिलें भी अधिक स्थापित हुई है और चीनी उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है उत्तर भारत की बजाय कहां पर? दक्षिण भारत में। देखिए, अगला उद्योग है इंजीनियरिंग उद्योग। इसमें छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। कौन सा इंजीनियरिंग उद्योग कब शुरू किया गया इसको लेकर? तो सबसे पहले कंपनी खोली गई हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये कब खोली गई? 1957 में रांची में खोली गई। ध्यान रहे, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड 1957 में कहां पर खोली गई? रांची में। और किन 2 देशों की मदद से? रूस और चेकोस्लोवाकिया। तो रूस और चेकोस्लोवाकिया। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1957 में रांची में रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई। वस्त्र बनाने की मशीनें, बात करते हैं वस्त्र बनाने की। ठीक है, निर्माण उद्योग की मशीनें और निर्माण उद्योग की बड़ी कंपनियों में L&T का आपको नाम ध्यान रखना है। तो वस्त्र बनाने की मशीन कौन कौन सी मशीनें? रिंग फ्रेम हो गई, फ्लाई फ्रेम हो गई, स्पीड फ्रेम हो गई, ब्लीचिंग प्लांट हो गया, ये आदि प्रकार की मशीनें हैं जो होती हैं। कहाँ कहाँ मुख्य केंद्र हैं? बम्बई में, कोलकाता में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर, ये प्रमुख केंद्र हैं जहां वस्त्र बनाने की मशीनें बनाई जाती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मशीनी उपकरण कैसे बनते हैं? देखिए, लोहा इस्पात की चादरें, ठीक है, लोहे इस्पात की जो चादर होती हैं वो कई अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती है। आपको मशीन बनाना है तो लोहे, ठीक है, लोहे से बनाना पड़ेगा। तो लोहे के इस्पात की जो चादरें हैं वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करती हैं। इससे जो अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं
उन उपकरणों को मशीन टूल्स कहते हैं। ठीक है, लौह इस्पात की जो चादर है वो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के काम करती है, इनसे जो मशीन बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, मशीनी टूल्स कहते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कंपनी की स्थापना कब की गई, 1953 में। किस देश की मदद से, स्विट्जरलैंड की मदद से। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना 1953 में स्विट्जरलैंड की मदद से की गई। विद्युत उपकरण की बात करें तो विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु 1964 में, ठीक है, 1964 में कौन सी कंपनी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसका नाम आपने सुना होगा, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, क्योंकि अब बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं विद्युत उपकरणों में, भेल की स्थापना की गई। इसके संयंत्र कहाँ है वर्तमान में, भोपाल में है, हैदराबाद में है, हरिद्वार में है, रानीपेट में है, बेंगलुरु में है एवं जमशेदपुर में है। ये इसके प्रमुख केंद्र हैं, ध्यान रहे आपको, एक नंबर में अच्छा प्रश्न, भोपाल, हैदराबाद, हरिद्वार, रानीपेट, बेंगलुरु और जमशेदपुर, ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। अब देखिए ऑटोमोबाइल्स उद्योग, देखिए देश के ऑटोमोबाइल्स उद्योग को सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। क्यों सनराइज क्षेत्र कहा जाता है, देखिए ऑटोमोबाइल्स उद्योग है वो अचानक ही वृद्धि करने वाला उद्योग था। ठीक है, मतलब जैसे कार, बाइक, साइकिल, इनकी इतनी ज्यादा जल्दी डिमांड बढ़ी, जैसे सूर्य उदय होता है अचानक ही रोशनी आती है, उसी प्रकार ये उद्योग प्रगति कर रहा है और इसलिए इस उद्योग को क्या कहता है, सनराइज उद्योग या सनराइज क्षेत्र कहा जाता है। 1983 में मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, इससे पहले भी कई कारखाने खोल गए कोलकाता में, लेकिन वो सब क्या थे, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए थे। तो मारुति उद्योग लिमिटेड ने जापान की सुजुकी कंपनी की मदद से गुड़गांव में, ठीक है, एक कारखाना स्थापित किया जिसकी वर्तमान क्षमता 4 लाख कारें हैं बनाना है। तो ये भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, किसको, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। बात करें साइकिल उद्योग, तो साइकिल देखिए जनसंख्या भारत की चाइना के बाद दूसरी सबसे ज्यादा है, तो चाइना के बाद, चीन के बाद प्रथम स्थान चीन का है, फिर दूसरा स्थान भारत का है। और भारत में कहाँ सबसे बढ़िया साइकिल उद्योग है, लुधियाना का, लुधियाना में साइकिल उद्योग सबसे अधिक पनपा है। ये आपके मुख्य मुख्य पॉइंट हो गए, 2-4 और उद्योग हैं उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब देखिए 3 महत्वपूर्ण और उद्योग हैं, एक तो रेल के इंजन और डिब्बे बनाने का, एक है जलयान निर्माण और एक है वायुयान निर्माण। तो सबसे पहले देखते हैं रेल के इंजन बनाने का उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है। देखिए सबसे पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के समय अजमेर और जमालपुर, ये बिहार में पड़ता है जमालपुर, यहाँ पर लोकोमोटिव वर्कशॉप स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये वर्तमान में है ना, ये कारखाने वर्तमान में बंद है। ठीक है, वर्तमान में दोनों इकाइयां बंद है। फिर 1950 में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चेन्नई, जो चित्तरंजन वेस्ट बंगाल, ठीक है, वहां पर स्थापित किया गया। क्या नाम है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में। ये विद्युत उपकरण बनाने का कारखाना, ठीक है, यहाँ पर साथ में विद्युत उपकरण और विद्युत से चलने वाले जो इंजन है वो बनाने का कारखाना खोला गया था। ये देश का पहला विद्युत इंजन बनाने का कारखाना था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थापित किया गया, डीजल इंजन बनाने का कारखाना वाराणसी में। ये किस देश की कंपनी, यूएसए की कंपनी एल्फो कंपनी की मदद से स्थापित किया गया। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, जो विद्युत इंजन बनाता है, जबकि वाराणसी लोकोमोटिव क्या बनाता है, डीजल इंजन, जो किस देश की मदद से, यूएसए की एल्फो कंपनी की मदद से। बात करें पटियाला में, पटियाला में डीजल कंपोनेंट वर्क्स है, जो रेल इंजन के मरम्मत और निर्माण का कार्य करती है, मरम्मत व निर्माण का कार्य करती है। तो ये 3 आपको वर्तमान में याद रखने, चित्तरंजन, वाराणसी और पटियाला। अब बात करते हैं रेल डिब्बे बनाने की, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में, यहां पर सवारी डिब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं, सवारी डिब्बे। तो आप इसका भी नाम पूरा याद रखें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है, पेराम्बूर में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में, पंजाब में है कपूरथला, और वहां पर है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, ठीक है, भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड कहां पर है, बेंगलुरु में। तो यहां पर बनते हैं रेल के डिब्बे। 3 कारखाने आपको यहां पर याद रखने हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब और भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बेंगलुरु। अब बात करते हैं जलयान निर्माण उद्योग की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देश में सिंध या स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा 1941 में विशाखापट्टनम में एक जलयान निर्माण का कारखाना खोला गया।
ठीक है, इसकी स्थापना की गई सिंधिया स्टीम नेविगेशन के नाम से। फिर जब देश आजाद हो गया तो 1952 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका नाम बदल कर रख दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और इसी ने भारत का पहला जहाज बनाया था जिसका नाम था उषा जलयान। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। सिंधिया स्टीम नेविगेशन के रूप में 1941 में विशाखापट्टनम में स्थापित की गई। 1952 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, विशाखापट्टनम, और इसने पहला जहाज बनाया जिसका नाम क्या है, उषा। बात करते हैं एक बड़ा और कारखाना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड लिमिटेड है। यहाँ पर मरम्मत, निर्माण और प्रशिक्षण तीनों का कार्य होता है। ये किस देश की मदद से लगाया गया है, जापान की मदद से। किसकी देश की मदद से, जापान की मदद से। ये देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है, मरम्मत भी होता है, निर्माण कार्य भी होता है। बात करते हैं वायुयान निर्माण उद्योग की, तो 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्थापित की गई 1940 में बेंगलुरु में, जहां से शुरुआत हुई। 1964 में बेंगलुरु में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई जो वायुयान निर्माण का कार्य करती है। तो ये आपके हो गए रेल, जलयान और वायुयान। देखिए वर्तमान में सबसे अधिक चल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। बेंगलुरु है वो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इसलिए बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, भारत का सिलिकॉन वैली। क्यों सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यूएसए में जो सिलिकॉन वैली है वहां पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास सबसे ज्यादा हुआ दुनिया में, इसलिए भारत में वैसा स्थान कौन सा है, बेंगलुरु, इसलिए बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की, तो 1950 में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की स्थापना करी गई 1950 में। अब इस सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में समस्याएं क्या है, क्यों ये इतना अधिक विस्तार नहीं कर पा रहा है, इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। देखिए पहला है कच्चे माल का अभाव। कच्चे माल का अभाव क्या, इस उद्योग में जिस प्रकार का इस्पात लगता है वह भारत में नहीं मिलता, भारत में कम है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका निर्यात, इसका आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से। तो कच्चे माल का अभाव हो गया। पूंजी का अभाव, देखिए इस उद्योग में काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए निजी क्षेत्र में इतना पैसा है नहीं किसी के पास कि अचानक ही आप इतना ज्यादा पैसा लगा दें, क्योंकि इसके समक्ष और समस्याएं हैं। तो जितने भी कारखाने हैं वो कौन से हैं क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा कारखाने हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में, और सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं तो वो इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। अत्यधिक कर भार, निर्यात पर अत्यधिक कर भार लगाती है सरकार, इसलिए भी समस्याएं हैं। छोटे उद्योग हैं, जो नए उद्योग हैं उनके लिए भी समस्या है, उन पे यदि कर भार ज्यादा होगा तो वो कैसे पनपेंगे, तो ये एक और समस्या है, अत्यधिक कर भार। अन्य समस्या क्या है, एक तो विदेशी प्रतिस्पर्धा है, विदेशी प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। उसके बाद में समता के अनुसार उत्पादन नहीं होता, उत्पादन नहीं, जो समता है उसके अनुसार उत्पादन नहीं है, ठीक है। गुणवत्ता बरकरार रखनी पड़ती है, गुणवत्ता को बनाए रखना, यदि अच्छी गुणवत्ता बनाए रखनी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा दूसरे देशों से, तो खर्च ज्यादा आएगा। तो ये समस्याएं हैं इस उद्योग के समक्ष, इसीलिए चाइना इस उद्योग में आगे निकल गया है। अब देखिए इस उद्योगों को और थोड़ी गति देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है 2 नंबर में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम, कि भारत के अंदर ही सामान को बनाया जाए, दूसरे देश भारत के अंदर निवेश करें और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने, इसलिए 25 सितंबर 2014 को एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। देखिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विकास की गति तेज करने तथा देश को मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब की उत्पादन भारत में ही हो, हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। कब,
25 सितंबर 2014 को। किसके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया कि भारत में निवेश बढ़े और दूसरे देश भारत में आकर कार्य करें, इसलिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिले। तो ये आपका पार्ट था 19 नंबर चैप्टर। जो कठिन चैप्टर था वो आपका हो गया है।